हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स को और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों समुच्चय। समुच्चय एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और ये वो चैप्टर है जहां से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर फर्स्ट की और साथ ही साथ चैप्टर नंबर सेकंड की। जब चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे तब भी आपको समुच्चय की जरूरत पड़ेगी। 11th क्लास में तो ये काम में आएगा ही, साथ ही साथ 12th में जब आप आएंगे और फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तब सबसे ज्यादा आपको याद आएगी समुच्चय की। इसलिए इसको अभी से इतना ज्यादा मजबूत कर लीजिए कि 11th में भी दिक्कत ना हो हमको और 12th में भी दिक्कत ना हो। मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरे साथ में रहते हैं, डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपको ना तो 11th में दिक्कत होगी ना ही 12th में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं समुच्चय की कि भाई ये समुच्चय की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं भाई गंजे टाइप के, ये बड़े खास हैं। इनके बारे में आपको इनका पहली बात तो नाम याद रखना है। इनका नाम है भाई जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है भाई? जॉर्ज कैंटर इनका नाम है। और ये जर्मनी देश के हैं। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, ये जर्मनी का है। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे जॉर्ज कैंटर। इनका जो कार्यकाल रहा भाई 1845 से 1918 तक रहा। क्यों मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है समुच्चय, समुच्चय की सबसे पहले परिभाषा कहें या समुच्चय के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया, वो इस वैज्ञानिक, इस गणितज्ञ के द्वारा बताया गया, जो कि जर्मन का था। और ये जर्मनी कहाँ है एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये वर्ल्ड का मैप आप जो देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा है इंडिया, जो कि एशिया महाद्वीप में है। और इसके आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। और यहाँ पर है आपका जर्मन। यहाँ पर है आपका जर्मन, जिसको जर्मनी भी कहा जाता है। तो इसी देश के निवासी हैं ये जॉर्ज कैंटर। और इन्होंने ही सबसे पहले समुच्चय के बारे में बताया था। तो आपको बस इनका नाम याद रखना है, इनका कार्यकाल याद रखना है, इनका देश याद रखना है। और ये जर्मनी का मैप रहा। ठीक है, मैप कोई खास काम का नहीं, सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैंने दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। जब जॉर्ज केंटर त्रिकोणमितीय श्रेणी के कुछ जो है प्रश्नों को सरल करने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें समुच्चय से पहली बार परिचित होना पड़ा। तब उनके मन में समुच्चय के बारे में कुछ जानकारी मिली और वहां से इस समुच्चय नाम के शब्द का इजाद हुआ। उसकी जानकारी आप आगे बढ़ती गई। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सीखते हैं कि समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे सरल, सबसे आसान परिभाषा मैं आपसे कहूं कि समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को कहते हैं। समुच्चय क्या है? एक प्रकार का समूह है बच्चों। समुच्चय क्या है? एक प्रकार का समूह। लेकिन कैसा समूह? भाई समूह बहुत तरीके के होते हैं। एक बोरे में आलू भरे हैं तो वो आलूओं का समूह हो गया। एक मेले में भीड़ लगी हुई है तो वो भीड़ का समूह हो गया, लोगों का समूह हो गया, है ना। एक जंगल में बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं तो वो जानवरों का समूह हो गया। एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े रखे हैं तो कपड़ों का समूह हो गया। एक रजिस्टर पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं तो वर्ड्स का समुच्चय हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत सारे लेटर होते हैं तो लेटर का समूह हो गया। तो हम उस समूह की बात कर रहे हैं जो अपने आप में सुपरिभाषित हो। ये सुपरिभाषित क्या है भाई? सुपरिभाषित मतलब जिसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन हो। जैसे सुपरिभाषित मतलब जिसकी कुछ निश्चित परिभाषा हो। मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो आपको पता है, पहले से फिक्स है। 5 स्वर होते हैं सर। ए होता है, ई होता है, आई होता है और यू। तो इनकी पहले से परिभाषा निश्चित की गई है कि ये 5 ही अक्षर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो एक ऐसा समूह जिसमें ये पांचों अक्षर आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी एक निश्चित परिभाषा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ये आपका समुच्चय हो गया। ये बड़ी वाली जो परिभाषा दिख रहे हैं, बस ऐसे ही आपके लिए लिख दी है। चाहे तो इसको एक बार पढ़ लेना, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये वाली परिभाषा याद रखनी है। अब समुच्चय को थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
उदाहरण हमने लिखे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह AEIOU। समुच्चय के उदाहरण समझने से पहले छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और समुच्चय को लिखने के लिए एक कोष्टक का प्रयोग किया जाता है और इस कोष्टक को हम कहते हैं मझला कोष्टक या इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। समुच्चय के समूह के अंदर जितनी भी संख्याएं, अवयव, वस्तुएं, जो भी चीजें आती हैं वो सब इस कोष्टक के अंदर लिखी जाती हैं। जैसे पहले उदाहरण में आप देखिएगा ए बराबर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक कैपिटल लेटर है और ये दो ब्रैकेट हमने लिए, इनके अंदर सारे के सारे स्वर लिख दिए। सारे स्वर एक साथ लिखने से वो समूह बन गया और इस समूह को हम कहते हैं बच्चों समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा हमने लिखा प्राकृत संख्याओं का समूह। भाई प्राकृत संख्याएं, इनके बारे में हम पहले से जानते हैं, इनकी निश्चित परिभाषा है। 10वीं में हमने पढ़ा, 9वीं में हमने पढ़ा कि भाई 1, 2, 3 से लेके अनंत तक की जितनी संख्या होती हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। तो इनके बारे में हम पहले से जानते हैं, इनकी निश्चित परिभाषा है। प्राकृत संख्याएं कुछ निश्चित संख्याओं का समूह है, इसलिए ये आपका समुच्चय हो गया। फिर हमने लिखा आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। भाई साहब मान लीजिए आप 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप हर एक विद्यार्थी को जानते होंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है आप हर एक विद्यार्थी का नाम भी जानते होंगे। तो ऐसा समूह जिसके बारे में हम पहले से निश्चित हैं, फिक्स हैं कि भाई हाँ ये चीज बिल्कुल है ऐसी, जिसके बारे में बिल्कुल कंफर्म है, वो आपका कहलाता है समुच्चय। और हमने उदाहरण लिया भारत के राज्यों का समूह। बिल्कुल हम पहले से जानते हैं कि भाई भारत के कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ये सारी चीजें पहले से फिक्स है, तो वो आपका क्या हो गया, वो हो गया समुच्चय। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जानवरों का समूह, जानवरों का समूह, भाई इसकी तो कोई परिभाषा नहीं है। जानवर तो तरह तरह के होते हैं, इतने जानवर होते हैं कि इनको हम जानते ही नहीं है। बड़े बड़े जंगल में अगर हम जाएंगे तो ऐसे ऐसे जानवर आपको मिलेंगे जो जिंदगी में आपने देखे ही नहीं। तो इनका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विश्व के महानतम व्यक्तियों की समूह, महानतम व्यक्तियों का समूह, क्या ये वाला समूह समुच्चय की श्रेणी में आएगा? ये जो समूह है महानतम व्यक्तियों का, क्या ये समुच्चय कहला सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि विश्व के महानतम व्यक्ति आप पकड़ के नहीं बता सकते कि सर ये महान है, ये महान है, ये महान है, ये महान नहीं है। हर एक व्यक्ति महान हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो महान होने के लिए अलग अलग कैटेगरी होती हैं। आपकी नजर में मैं महान हो सकता हूं, मेरी नजर में मेरे माता पिता महान हो सकते हैं। तो महान होने की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि यही 10 व्यक्ति महान है, बाकी सारे महान नहीं है। तो ऐसे समूह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे जिनकी कुछ निश्चित परिभाषा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि भाई समुच्चय होता क्या है। समुच्चय एक ऐसा समूह होता है जिसकी कुछ निश्चित परिभाषा होती है। ठीक, जैसे कि हमने दिए गए उदाहरणों में आपको समझाया। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे खूबसूरत चीज इस चैप्टर की याद रखने योग्य बातें। और इसको मैं जो है थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कर दूं, याद रखने योग्य बातें। भाई साहब अपने दिमाग का ढक्कन खोलिए। अरे ये क्या हो गया भाई, अपने दिमाग का ढक्कन खोलने पहले तो, और अपने दिमाग का जो कचरा है उसको बाहर निकाल के फेंकिए और अपने दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा कीजिए। ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है और ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक रखनी है भाई, बहुत लॉन्ग टाइम तक। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के इस चैप्टर के लिए नहीं, 11th के लिए, 12th के लिए आने वाली जब तक आपकी पढ़ाई हुई, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली हैं। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके किसी सुरक्षित जगह पर इन सारी चीजों को बिठा दीजिए, हमेशा आपको यूजफुल रहेंगी। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। कुछ चीजों को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कुछ चीजों को सिर्फ अभी देखेंगे क्योंकि इनका यूज बाद में होगा, तो बाद में इनको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमने लिखा भाई मझला कोष्टक। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। दूसरा देखिए, ये जो ई जैसा बना है ना, इसका नाम होता है संबंध रखता है, इसका मतलब होता है संबंध रखता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू।
अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा एक एक चीज कि ये क्या होता है। अभी सिर्फ नाम पढ़ लो सबके। ये ई और इसको हमने काट दिया ऐसा, अरे भाई ऐसा ई बना है और इसको काट दिया, मतलब संबंध नहीं रखता है, नॉट बिलोंग्स टू। एक एक चीज बहुत काम की है प्यारे बच्चों। देखिए फॉर ऑल, ये जो ए उल्टा बना है और इसको ऐसे काट दिया, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। क्या? सभी के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल लगा दिया और सभी के लिए खाना बना दो, तो फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सबसेट। हिंदी में इसको बोला जाता है उप समुच्चय। समुच्चय का एक छोटा सा भाग। जैसे एक बड़ी फैमिली होती है, जब वो अलग अलग हो जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो छोटी छोटी फैमिलियां बन जाती हैं। तो उस छोटी फैमिली को कहा जाता है समुच्चय। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला आपने पढ़ी कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसमें टोटल जो है 26 लेटर होते हैं एक से लेके। लेकिन हमने कहा कि भाई स्वर का समूह अलग बना दिया, व्यंजन का समूह अलग बना दिया, दो परिवार बना दिए। अब स्वर का जो समूह हमने बनाया था उसमें ए आया, ई आया, ओ आया और यू वगैरह आ गए, 5 ऐसे अवयव आ गए। तो ये क्या हो गया? अपने आप में एक उपसमुच्चय हो गया। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का। बात समझ रहे हो? अभी और डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। अब ये इसको क्रॉस कर दिया तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये जो आप चिन्ह दिख रहे हैं इसको बोलते हैं संघ, यूनियन। अभी ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना प्यारे बच्चों, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। अभी इनका यूज नहीं है इसलिए मैं ज्यादा चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब इनके क्वेश्चन आएंगे तब हम इनको दोबारा से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको ध्यान रखना है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल और सबसेट, नॉट सबसेट। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वनिष्ठ, जिसको हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ये जो दो बिंदी दिख रही है भाई साहब, इस पे जितने चाहे स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है। ये जो दो बिंदी दिख रही हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है सच दैट, जिसका मतलब होता है इस प्रकार है कि। जिसका मतलब होता है इस प्रकार है कि। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इससे आप भली भांति परिचित हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटा है या जिसको बोलते हैं लेस देन। दूसरा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रेटर देन या फिर बड़ा है। यहाँ पे देखिएगा इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, या तो बड़ा है या बराबर है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, या तो बड़ा है या बराबर, और इसको बोलते हैं या तो छोटा है या बराबर है। क्लियर? ये सारे चिन्ह जो मैंने आपको बताया भाई साहब गांठ बांध लो, एक एक चिन्ह महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और समुच्चय के अवयव और उस समुच्चय को समझते हैं। समुच्चय हमने समझा कि एक प्रकार का समूह होता है जिसकी कुछ निश्चित परिभाषा होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर ले लिए और हम जानते हैं पांचों अक्षर के बारे में कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अब ये जो स्वर है ना, इनमें से हर एक स्वर अपने आप में अवयव है। अवयव क्या हो गया? ये पूरा एक परिवार है और ये परिवार के जो सदस्य हैं उनको बोला जाता है अवयव। जैसे एक सदस्य ए हो गया, एक अवयव ए हो गया, दूसरा अवयव ई हो गया, तीसरा आई हो गया, चौथा ओ गया, पांचवा हो गया यू। तो ये होते हैं अवयव। उपसमुच्चय क्या होता है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। ध्यान भटकाना नहीं बेटा, नहीं फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। ध्यान भटकाया काम गड़बड़। ठीक है, उपसमुच्चय समझिए। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय यानी एक समुच्चय का एक छोटा सा भाग। जैसे मैंने एक दूसरा समुच्चय लिखा और इसमें केवल 2 स्वर ले लिए अंग्रेजी वर्णमाला के, एक ए ले लिया और दूसरा ले लिया आई। मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के 2 स्वर लिए, एक ए और एक आई, और दोनों के समूह को एक समुच्चय में लिख दिया वी बराबर। तो यहां पर आप देखिए बी में क्या क्या है भाई? ए है और आई है। क्या ये वाला ए और आई ए वाले समुच्चय में आपको दिख रहा है कहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ए यहां पर दिख रहा है, आई यहां पर दिख रहा है। यानी कि कोई ऐसा समुच्चय जिसके सभी सदस्य, जिसके सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो, तो वो समुच्चय उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों बी उपसमुच्चय है। बी उपसमुच्चय है किसका? ए का। बी उपसमुच्चय है ए का और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी सबसेट ए। ये जो चिन्ह है अभी मैंने आपको बताया भी था, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। तो ये क्या हो गया? बी उपसमुच्चय है ए का। बात समझे बच्चों? उपसमुच्चय समझ में आया? अभी मैंने एक चिन्ह आपको बताया था कि भाई संबंध रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह। अब यहां पर देखो इस ए समुच्चय में ए ई आई ओ यू 5 अक्षर हैं,
तो मैं अगर ऐसा लिख दूं ना बच्चों, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस चीज को समझना। कैपिटल ए मतलब एक समुच्चय जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं, वो समुच्चय हो गया। और ए स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए दिए गए समुच्चय का एक सदस्य है, दिए गए समुच्चय का एक अवयव है। ध्यान से एक चीज को समझना है भाई। तो यहां पर देखिए स्मॉल ए संबंध रखता है कैपिटल ए से। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल ए जो है वो एक अवयव है समुच्चय ए का। इसका मतलब क्या हो गया? ए एक अवयव है समुच्चय ए का, समुच्चय ए का। बात समझे? अगर मैं कहूं इस वाले समुच्चय के लिए कि भाई C बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हुआ कि C A से संबंध रखता है। और A का मान क्या दिया है? A का मान ये दिया है। तो A वाले समुच्चय में कहीं आपको C देखने को मिल रहा है क्या? देखो जरा, चश्मा लगा के देखो भाई, कहीं भी आपको C नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि भाई नहीं, ये हो जाएगा C नॉट बिलोंग टू ए। C नॉट बिलोंग टू ए, C समुच्चय ए का अवयव नहीं है। बात समझे बच्चों? तो बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अलग तरीके की चीजें। हालांकि इनसे हम पहले से परिचित हैं, लेकिन फिर भी इनको समझना जानना बेहद जरूरी है। देखिए, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आप सभी जानते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होता है बच्चों, उसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और कैपिटल एन में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 से लेके ये कहां तक होती है भाई? इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं का अपना एक समुच्चय होता है जो 1 से शुरू होता है, अनंत तक चला जाता है। दूसरा हमने देखा भाई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं बच्चों। ठीक, इसी प्रकार से होती हैं पूर्णांक संख्याएं। इनको हम Z से दर्शाते हैं। और पूर्णांक संख्याओं में बच्चों माइनस वाली सारी संख्याएं जाती हैं, प्लस वाली सारी संख्याएं जाती हैं और जीरो भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब आप देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं में सारी की सारी प्राकृत भी आ जाती हैं, पूर्णांक भी आ जाती हैं और पूर्ण भी आ जाती हैं। पूर्ण संख्या भी आती हैं और पूर्णांक, यानी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं से मिलकर ही आपकी परिमेय संख्याएं बनती है। ठीक, सबसे लास्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर्स। जितनी भी संख्याएं हम जिंदगी में जानते हैं, बचपन से लेके आज तक या अभी से लेके बुढ़ापे तक जितनी संख्याओं के बारे में आप जानेंगे, वो सारी ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी बच्चों। क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अलग सी चीजें। ये वही चीजें जो मैं आपको दिखा चुका हूं। एन जो होता है बच्चों, एन, एक मिनट मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं। यहाँ पर n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z पूर्णांकों का समुच्चय, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z प्लस मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक संख्याएं आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी। q प्लस मतलब धनात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि 3/4 तो q प्लस में आएगा, लेकिन -3/4 q प्लस में नहीं आएगा, लेकिन -3/4 क्यू में आ जाएगा। क्यू माने परिमेय संख्या और क्यू प्लस मतलब धनात्मक परिमेय संख्याएं। आर प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, यानी इसमें -1 नहीं आएगा लेकिन +1 आ जाएगा। 2 नहीं, 2 आ जाएगा लेकिन -2 नहीं आएगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, समुच्चय का निरूपण। भाई साहब तैयार हो जाइए। समुच्चय का निरूपण सबसे खास चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज। समुच्चय का निरूपण क्या होता है भाई? समुच्चय के निरूपण का मतलब होता है बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण क्या होता है भाई? कि हम समुच्चय को दर्शाते कहते हैं, समुच्चय को लिखते कैसे हैं? 2 प्रकार से लिखते हैं भाई। नंबर 1 लिखते हैं सारणीबद्ध रूप, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रोस्टर रूप। एक ही बार में सुनते जाना बच्चों। नंबर 2 हम इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इंग्लिश वर्जन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी वर्जन हो गया समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा देखिए सारणीबद्ध रूप, इंग्लिश में बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। जो अभी तक हमने लिखा, अभी तक जितने समुच्चय लिखे वो सारे के सारे सारणीबद्ध रूप में लिखे थे, रोस्टर फॉर्म में लिखे थे। जैसे कि हमने लिखा
अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, 2 कर्ली ब्रैकेट बना लिए, हमने लिख दिया ए, कॉमा लगाया, ई लिखा, आई लिखा, कॉमा लगाया, ओ लिखा और यू लिख दिया। समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव लिखे जाते हैं बच्चों, वो सारे कॉमा लगाकर ही लिखे जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ये है आपका सारणीबद्ध रूप। इसी चीज को अगर आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा। कैसे लिखेंगे भाई? देखो, दो चीजें तो कॉमन है कि ए तो आएगा और कर्ली ब्रैकेट आएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन ये जो अवयव है ना, ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, ये समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिखे जाएंगे। कैसे? इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ध्यान से समझिए भाई, भागना नहीं है अभी, ध्यान से समझो। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, इन दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर लिखा है ए बराबर ए ई आई ओ यू, यहां पर लिखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स का मतलब होता है एक्स इस प्रकार है कि, देखो एक्स सच दैट, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स, एक्स और ये जो दो बिंदी हैं इसका मतलब हो गया सच दैट, या फिर इस प्रकार है कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यानी एक्स की जगह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर आ सकता है। अब क्या आ सकता है भाई? ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। आई होप ये सारी चीजें आप क्लियर कर पा रहे होंगे बच्चों। एक और मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। हमने लिखा ए बराबर, हमने गिनती लिख ली 1 से लेके भाई 4 तक बच्चों, ठीक है। हमने क्या लिखा? 1 से लेके 4 तक गिनती लिखी। अब ये क्या है? 1 से 4 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए, इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको लिखना ही है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है? एक्स इस प्रकार है कि एक्स, एक्स क्या है वो चीज यहां पर लिख दो। तो एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। लेकिन 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 अब देखो, इतना अगर लिख के छोड़ दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन यहां पर तो केवल 4 तक दिया है ना, तो 4 तक इसको बांध के रखना पड़ेगा, 4 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आगे आप लिखेंगे कि भाई x का जो मान है, x का जो मान है वो छोटा है 4 से और बराबर है 4 से। यानी x की जगह आप 4 से छोटा मान रख सकते हैं जो कि प्राकृत संख्या हो, और 4 के बराबर भी रख सकते हो। तो हम क्या क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। तो ये होते हैं समुच्चय के निरूपण के तरीके। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों और सीखते हैं नई नई चीजें। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय समुच्चय, दूसरा होता है अपरिमेय समुच्चय। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। परिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, ठीक है। सीमित हो मतलब जैसे ए बराबर हमने लिखा 1 2 3, सॉरी चलो मैं दूसरा लिख देता हूं। ए बराबर हमने लिखा भाई ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए बराबर क्या लिखा? ए ई आई ओ यू, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये निश्चित होते हैं, नियमित होते हैं। एक ए होता है, ई होता है, आई ओ यू, केवल 5 होते हैं, मतलब इनमें अवयवों की संख्या सीमित है। दूसरी तरफ हमने लिख दिया भाई एन, एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। भाई ये तो निश्चित है नहीं, ये तो अनंत है। 1 से शुरू होंगी, 2 3 4 5, पता नहीं कहां जाके खत्म होंगी। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अनिश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होती है, वो आपके परिमित समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें अगर आपको बच्चों समझ आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट हमसे चाहते हैं, ऐसी ही पढ़ाई हमारे साथ करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं सीधे सीधे आपकी प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 पर हम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन कौन समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए।
यानी उत्तर का रीजन भी बताना है भाई, कौन कौन से समुच्चय हैं वो तो बताना ही है, और उत्तर का कारण भी बताना है कि ये समुच्चय क्यों है, ये समुच्चय क्यों नहीं है। तो पहला भाई देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह समुच्चय होगा। फर्स्ट वाला क्या है, समुच्चय है। ध्यान से समझिए भाई, समुच्चय क्यों है भाई, देखो क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के जो महीने हैं वो निश्चित हैं, उनकी निश्चित परिभाषा है। क्या क्या आ जाएगा इसमें, देखो हम बता सकते हैं इसके बारे में कि भाई जे अक्षर से आपका जनवरी आता है बच्चों, क्या आता है, जनवरी आ जाता है, जून आ जाता है, और आपका जो है जुलाई आ जाता है। तीन ऐसे महीने हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि ये वर्ष के महीने हैं और जी अक्षर से इनका नाम प्रारंभ होता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भाई हम नहीं बता सकते कि ये प्रतिभाशाली है, ये प्रतिभाशाली नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, तो दूसरा वाला समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए बच्चों, आपसे पूछ रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। भाई साहब हमारे गांव के लिए हमारे गांव के बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं, इंग्लैंड के लिए उनके क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ हैं, इंडिया के लिए इंडिया के क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि भाई विश्व में केवल ये 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सारे बेकार हैं। ठीक है, तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल बता सकते हैं भाई, एक एक का नाम एड्रेस सब कुछ बता देंगे। अगर आप 11वीं में पढ़ते हैं तो आपकी कक्षा के 11वीं के विद्यार्थियों की सारी जानकारी आपके स्कूल में होगी, सारे बच्चों के बारे में पहले से जानते हैं, उनका आधार कार्ड एड्रेस सब कुछ पता होता है स्कूल वालों को। तो जिनके बारे में हम पहले से निश्चित कुछ बता सकते हैं, उनका अगर समूह आ रहा है तो वो समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। पांचवा देखो, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हो जाएगा भाई, हम जानते हैं 100 से कम यानी 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याएं हम जानते हैं, तो ये समुच्चय है। छठवा देखो भाई, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल ये तो निश्चित है, लेखक ने प्रेमचंद्र ने कुछ निश्चित ही उपन्यास लिखे होंगे, 10 20 30 40। ऐसा तो नहीं कि इतने लिख दिए कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, उनके उपन्यासों के बारे में पता है, तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। सातवां देखें बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय है, क्योंकि संपूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8। अब इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, लेकिन हम उसके बारे में हम जानते हैं ना कि भाई संपूर्णांक वो होते हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, उनका जो संग्रह होगा वो समुच्चय बिल्कुल कहलाएगा, इसकी निश्चित परिभाषा है। अगला देखिए भाई, अगला आपसे पूछ रहा है कि भाई इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आपके पास आपकी किताब है 11वीं कक्षा मैथमेटिक्स की, उसमें चैप्टर फर्स्ट है, और अगर आप चाहें तो उस चैप्टर फर्स्ट का एक एक क्वेश्चन गिन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में पहले से जानते हैं। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में पहले से हम जानते हैं, प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, गिन सकते हैं, तो वो संग्रह जो है वो निश्चित है, निश्चित उसकी परिभाषा है, इसलिए वो आपका समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समुच्चय है। एंड सबसे लास्ट वाला आप देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये क्या मामला है, ये समुच्चय नहीं हो सकता भाई। अब हम कैसे बता दें कि भाई सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, कोई कहेगा हाथी है, कोई कहेगा चीता है, कोई लोमड़ी कहेगा, है ना। तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर क्यों कौन है, क्योंकि भाई हमने तो बहुत कम संख्या में ही जानवर देखे ना, एक से एक बड़े से बड़े जंगल हैं, बड़े से बड़े जो है जानवर रहते हैं, ऐसे तमाम तरीके के जानवर हैं जिनको हम अभी तक देखे ही नहीं है, तो हम बताएंगे कहां से कि भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजें जिनके बारे में हम देख चुके हैं, जानते हैं पहले से, और उनकी कुछ निश्चित परिभाषा है, वो ही समुच्चय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 मिनट के अंदर आप कर देंगे। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह आपको भरना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। देखिए बच्चों कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको a बराबर में दिया है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक आपको दिया गया है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई पहला आपसे बोल दिया कि 5 डॉट 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 ए, और इसमें आपको भरना है या तो बिलोंग्स टू या फिर आपको भरना है नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 आप देख रहे हैं, क्या ये समुच्चय ए में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर, तो आप इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, दूसरा आपसे पूछ रहा है 8 डॉट 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 ए, क्या आपको समुच्चय ए में 8 दिख रहा है, तो हम समुच्चय ए में गए, हमने देखा कहीं भी 8 नहीं है, तो इसमें हम क्या भरेंगे भाई, नॉट बिलोंग्स टू। आई थिंक ये चीज अब आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आपसे पूछ रहा है भाई
बाकी तो आप खुद से कर सकते हैं यार, मैं क्या बताऊं आपको, है ना। तीसरा देख लो भाई, 0 डॉट डॉट ए, क्या आपको समुच्चय ए में 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आप क्या भरेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। दिख रहा है तो क्या भरेंगे? बिलोंग्स टू। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, आप खुद से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, या भी जिस रूप में ये लिखे गए हैं वो है सेट बिल्डर फॉर्म, वो है समुच्चय निर्माण रूप। इसको हमें बदलना है किसमें बच्चों? इसको बदलना है रोस्टर रूप में। पहला क्वेश्चन उठाते हैं बड़े आराम से। इसमें लिखा हुआ है भाई ए बराबर दिया है बेटा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और x का जो मान है वो भाई एक तो छोटा है 7 से और बड़ा है बच्चों -3 से। ध्यान से समझिएगा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखना बेटा। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि भाई x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। अब x पूर्णांक मतलब पूर्णांक तो अनंत होते हैं, अनंत अपरिमित समुच्चय हो गया, लेकिन इनने इसको परिमित कर दिया आगे जाके। उसने ये लिख दिया कि और x का जो मान है उसको बांध दिया कि भाई x जो है वो 7 से छोटा रहेगा, 7 से बड़ा नहीं हो सकता, और x जो है -3 से बड़ा रहेगा, -3 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसको आप देखो कैसे लिखेंगे बेटा। x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं? -3 से बड़ा, -3 से बड़ा मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं रख सकते क्योंकि 7 से छोटा कहा गया है। -3 नहीं रख सकते क्योंकि -3 से बड़ा कहा गया है। बात समझे? तो ये बन गया इसका रोस्टर रूप बच्चों। क्या बन गया? रोस्टर रूप। दूसरा वाला देखो फटाफट से। दूसरा वाला आपको दिया गया है b बराबर संख्या x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। b बराबर आपको दिया गया है कि भाई x सच दैट x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बनाना है रोस्टर। इसने क्या लिखा भाई? b बराबर कोष्टक लगाया x, x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। भाई प्राकृत संख्याएं तो हम जानते हैं भाई कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है और अनंत तक होती हैं। लेकिन उसने ये कहा कि 6 से कम जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी समुच्चय b की हैं। तो समुच्चय b में कौन कौन सी प्राकृत संख्या आ जाएंगी? नंबर 1 आ जाएगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम कहा गया है, 6 के बराबर नहीं कहा गया, 6 सम्मिलित नहीं है उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 फल है। अंकों का योगफल क्या है? 8। अब देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। c बराबर आपको दिया गया है x सच दैट x, x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योगफल 8 है। देखना बेटा, आपको इस सी समुच्चय में ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है जो 2 अंकों की हैं और उनके अंकों को अगर जोड़ें तो 8 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी हैं? देखो भाई, अगर हम 11 वाली लाइन में जाएंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17। 17 पहली संख्या है जो 2 अंकों की है और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर हम जाएंगे बेटा 20 वाली लाइन में, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, दूसरी 26, यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर 30 वाली लाइन में जाइए, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 40 वाली लाइन में, तो ये आ जाएगा आपका क्या? 44। 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप 50 वाली लाइन में बढ़ेंगे, 51, 52, 53, 54, 53, तो 53 में आ जाएगा आपका। फिर आप 60 में जाएंगे तो 62 आ जाएगा, 6 और 2
8, फिर आप 71, ठीक है, फिर आपका 80 भी, क्योंकि 8 और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और क्या आ जाएगा फिर 80 के बाद आई थिंक कुछ नहीं आएगा, बस ये हो गई, क्योंकि 90 वाली लाइन में तो 9 हो जाएगा, अंकों का योग 8 चाहिए, है ना, तो 90 नहीं ले सकते, 91 नहीं ले सकते, कुछ नहीं। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वो संख्याएं हो गई जो 2 अंकों की हैं और दोनों अंकों का योगफल कितना है बच्चों, 8 है। बात समझे कि नहीं? चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी वाला आपसे पूछ रहा है फोर्थ वाला कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। देखना बेटा, जो डी वाला आपको दिया गया है, डी समुच्चय जो आपको दिया गया है, उसमें ये बोल रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या जो किसी से भाजित नहीं होती हैं स्वयं के अलावा, और अभाज्य संख्या है लेकिन वो 60 की भाजक है, मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जिसका 60 में भाग चला जाए। देखना बेटा, 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 का भाग 60 में चला जाएगा। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 का भाग 60 में चला जाएगा। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 का भाग 60 में चला जाएगा, है ना। 7 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 7 का भाग 60 में नहीं जाएगा, इसलिए 7 नहीं लेंगे, ठीक है। 11 एक अभाज्य संख्या है लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि 11 का भाग 60 में नहीं जाता। उसके बाद ऐसी कोई सी भी अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को भाजित कर दे, तो 2, 3 और 5 ही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ई वाला ऑप्शन देख लें। ई वाला क्वेश्चन देखिएगा 5वें नंबर का। ई जो समुच्चय है उसमें आपसे बोल रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है आपको। सिर्फ आपको शब्द दे दिया ट्रिगोनोमेट्री, तो भाई ट्रिगोनोमेट्री शब्द में जितने अक्षर आ रहे हैं सभी अक्षरों को कोमा लगा के लिख दो, तो वो आपका सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। लेकिन शर्त यहां पर ये होती है कि कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होगा। भले ट्रिगोनोमेट्री में 2 बार कोई अक्षर आ रहा हो, लेकिन जब आप उसको समुच्चय में लिखेंगे ना तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखो क्या क्या आ रहा है, टी आ रहा है भाई, कॉमा आर आ रहा है, फिर आई आ रहा है, जी आ रहा है ना, ओ आ रहा है, एन आ रहा है। अब एन के बाद दोबारा से वो नहीं लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक ही बार वो आ गया, काम खत्म। एन के बाद फिर क्या आ रहा है, एम आ रहा है ना, एम के बाद ई, और आर पहले ही आ गया, टी पहले ही आ गया, वाई। तो वो सभी अक्षर लिखने हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में आ रहे हैं, लेकिन अगर 2 बार आ रहे हैं तो समुच्चय में उसको एक ही बार लिखा जाना है, ठीक है। अब एफ वेटर शब्द के सभी अक्षरों का ये आप कर सकते हैं, अगला आपको होमवर्क में, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज की इस क्लास में आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हमने डन कर लिया है, आगे क्वेश्चन आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जरूरत शायद अब ना पड़ेगी इस प्रश्नावली को कंप्लीट करने में। फिर भी हर एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो आने वाली है, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।